हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क का डिफिनीशन पढ़ा था, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया था। यूनिट भी देखा था, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ वर्क भी किया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस में जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके बाद वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय जो है फ्रिक्शन, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट, उसको देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में पहले हम लोग वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्सेस देखते हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन में कि एक कोई फोर्स लग रहा है। सपोज ए फोर्स इज एक्टिंग ऑफ F is equals to 120 Newton. Suppose force is 120 Newton and this object displaces by 100 meter. Displacement of object is 100 meter along in the direction of force along x-axis. Then what can be asked in this question? Work done by force on A. वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए निकालना है हमें। पहला क्वेश्चन ये है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए। दूसरा है वर्क डन बाय फोर्स ऑन बी निकालना है, ऑन बी निकालना है। उसके बाद हमें वर्क डन बाय फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एंड बी, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए एंड बी निकालना है, ए एंड बी, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए एंड बी निकालना है। और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है दोनों की, ऑब्जेक्ट ए और बी की। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है। सपोज ए ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, ये बी है। वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा, ये हम लोग निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी बी क्या होगा निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वर्क डन बाय फोर्स ऑन ये निकालते हैं। ये एफ 120 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय एफ कितना हो जाएगा ऑन ए, ऑन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इंटू एस, बिकॉज एफ एस कॉस थीटा होता है तो कॉस जीरो है, तो वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी 100 मीटर, मीन्स इट विल बिकम 12,000 जूल, 12,000 जूल। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। वर्क डन बाय एफ ऑन बी जो होगा स्टूडेंट्स, ये जीरो होगा। क्यों सर, वर्क डन बाय फोर्स ऑन बी कैसे जीरो होगा? तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये किस पर लग रहा है, ए पर लग रहा है, बी पर तो ये फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इसका वर्क कहाँ से आएगा? हाँ, इस पर जो वर्क करेगा वो इन दोनों के बीच जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस पर वर्क करेगा, जिसके वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। और इस एक्शन रिएक्शन के वजह से जो भी इस पर वर्क होगा उसके वजह से होगा, लेकिन ये फोर्स तो इस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो हमें तो वर्क कैलकुलेट करते समय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 12,000 joule, and work done by F this force on B, because it's not acting on B, then work done will be zero. Now work done by force on normal, तो पहले तो हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर से फोर्स F लग रहा है जो कि 120 न्यूटन है, और इस पर इधर से एक्शन रिएक्शन पेयर से इधर इस पर अगर नॉर्मल फोर्स लगेगा ए पर, इसकी मासेस दी गई है 20 kg, एंड इसकी मास क्वेश्चन में दी गई है स्टूडेंट्स 20 kg एंड 10 kg। इसकी मास 10 kg दी गई है, क्वेश्चन में ही दी गई है। तो यहाँ पर ये मास 20 kg है, नॉर्मल फोर्स हो गया। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए राइट वाले की, तो इसकी मास 10 kg की है, इस पर एक्शन रिएक्शन पेयर से इस पर नॉर्मल लगेगा और इस पर कोई दूसरा और फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर नॉर्मल हमें नोन हो जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हमें नोन ही, इसका डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही 100 मीटर होगा। तो वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन बी निकाले, अगर वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन बी निकाले नॉर्मल फोर्स, तो पहले तो हमें नॉर्मल फोर्स नहीं पता है, तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए सपोज एक्सेलरेशन इसका ये हो गया, इसका भी एक्सेलरेशन ये हो गया, या ऐसे मान सकते हैं कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों को सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें,
both block are moving together, then we can calculate acceleration is equals to F external net external force डिवाइड बाय टोटल मास यानी 30 मीन्स 120 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 30 4 meter per second square means acceleration of this block will be 4 meter per second square and acceleration of this will be also 4 meter per second square, then total acceleration of this block is 4 meter per second square. Now F is equals to n is equals to ma हो जाएगा mass into acceleration. Mass of the body is 10 kilo and acceleration is 4 means 40 kg meter per second square 40 newton, and this force will be also 40 newton, this force will be also 40 newton. एक्शन रिएक्शन पे वर्क डन बाय नॉर्मल, तो इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ए पर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 100 मीटर इस डायरेक्शन में, मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। नॉर्मल जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। देन वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी 40 इंटू 100 इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1 होता है स्टूडेंट्स। देन वर्क डन विल बी निगेटिव मीन्स -4000 जूल, 4000 जूल। एंड वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन बी जो अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, तो इसमें जो हो रहा है फोर्स लग रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर लग रहा है, तो वर्क डन ऑन बी, ये ऑन ए है, वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ए कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सॉरी बी, वर्क डन ऑन बी कैलकुलेट करें तो यहां पर ये हो जाएगा 40 इंटू 100 4000 जूल हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा, 4000 प्लस 4000 जूल होगा क्योंकि इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फोर्स इतना हो गया। तो वर्क डन बाय टोटल फोर्स जो हो जाएगा वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स विल बी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए, ऑन ए, ऑन ए एंड वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी -4000 जूल एंड बी पर जो होगा वर्क डन नॉर्मल ऑन बी इज इक्वल टू हो जाएगा +4000 जूल, +4000 जूल, तो दोनों का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो होगा वो 0 होता है अगर सिस्टम इज रिजिड, अगर सिस्टम रिजिड है तो वी कैन राइट वर्क डन बाय, वर्क डन बाय इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन, work done by internal reaction on rigid body, on a rigid body, on a rigid body system, system will be 0, is 0, is 0। तो इसमें जो है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 0 होगा अगर सिस्टम रिजिड है, मतलब सिस्टम में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई इसमें शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 होगा स्टूडेंट्स, वर्क इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 होगा। और काइनेटिक एनर्जी निकाले ए और बी की, तो हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी, हम पता है एक्सेलरेशन पता है, तो बी की वेलोसिटी हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन 4, एस इज इक्वल टू 100 मीटर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई इतना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो जाएगा के ऑफ बी हाफ एम इन मास ऑफ बी यानी 10 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 8000, 2 इंटू 400, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4000 जूल, 4000 जूल। और काइनेटिक एनर्जी जो ए का होगा ये कितना हो जाएगा हाफ एम 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ, ये इसकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जिसके दोनों साथ मूव कर रहे तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी, तो 4, इसकी भी वेलोसिटी 2 इंटू 400 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 2 इंटू 400 हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू because here v square is equals to this, cancel it, then it will become 8000 जूल। टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा
1200 जूल, 12,000 जूल। तो हम लोग देखें वर्क डन बाय जो इंटरनल फोर्स हो गया उसका सम तो जीरो हो गया, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आया था वो 12,000 आया था। किधर गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है 12,000 आया था। तो इस तरह से वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो हो गया अगर सिस्टम रिजिड है, क्योंकि उसके बीच में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल जो हो गया, जो इक्वल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा अगर सिस्टम रिजिड है। तो एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क आएगा सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि वर्क कैसे कैलकुलेट करना है। अगर इंडिविजुअली पूछता कि वर्क डाउन और ए बताओ बी बताओ नॉर्मल फोर्स का, तो उसका एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा, क्योंकि उसके बीच में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो वर्क डन जो फोर्स निकालते हैं, अगर फोर्स जो है हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पूछा गया है इसमें, अगर एक क्वेश्चन ले लें कि फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से एक फोर्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस पॉइंट से, एक पॉइंट है 1,2 मान लो, ये पॉइंट है 1,2, ए से बी की तरफ जा रहा है, ऐसे बी की तरफ जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 3,4 हो गया। मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, इस इस पोजीशन से इस पोजीशन पर गया। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, ऐसे था, मतलब ये R1 था और ये R2 था, और फोर्स किसी एंगल पर लग रहा होगा, इधर ये फोर्स लग रहा है सर, हमें एंगल पता नहीं। तो ये जो है कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो इस केस में अगर मान लो कि कोई भी फोर्स इस तरह से दिया गया है, F इज इक्व टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिया गया है कि x ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds लिखो, ds वेक्टर इज इक्व टू dx I कैप लिख सकते हैं, ds Y कैप लिख सकते हैं, और डी जेड के कैप लिख सकते हैं। इस तरह से dx I कैप dy/z, ऐसे ऐसे कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं ना, किसी भी वेक्टर है तो उसका एक कंपोनेंट अगर ये ds है तो ये dx हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, अगर z कंपोनेंट पे तो dz भी हो जाएगा। तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो f डॉट ds, है ना, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन जो हो जाएगा f इंटू एफ ऑफ XI कैप प्लस एफ ऑफ, इसको कट ही कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे, ये वर्क जो होगा ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, dx का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू दिस, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर पूरा वर्क डी डब्ल्यू, ये तो डी डब्ल्यू हो गया, इस तरह से वर्क कैलकुलेट करके सारे को ऐड कर दे तो हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा, टोटल डब्ल्यू इज इक्व टू, इस तरह से लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें यहाँ कांस्टेंट फोर्स का निकालना, ये तो हो गया कि वेरिएबल फोर्स होगा तो इस तरह से करेंगे। अगर कांस्टेंट फोर्स है स्टूडेंट, तो आप सिंपली ऐसा करें, एफ डॉट डी एस करते, एफ डॉट डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्व टू एफ डॉट डेल्टा आर, दैट इज इक्व टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट एस कर सकते हैं, क्योंकि ये R2 माइनस R1 जो होगा, ये वाला R2 माइनस R1 होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैन कैलकुलेट वर्क। तो वर्क विल बी इक्वल टू एफ, एफ का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, आई थिंक 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट, अब यहाँ R2 माइनस R1 निकालना पड़ेगा। R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, R2 माइनस R1 विल बी डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन कैलकुलेट 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 j कैप, इस तरह से हो जाएगा। तो 2i कैप प्लस 2j कैप हो गया, 2i कैप प्लस 2j कैप हो गया। अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ये हो जाएगा, इसके साथ इसका डॉट कर ले, इसके साथ इसका डॉट कर ले, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 12 जूल हो जाएगा। तो वर्क डन बाई फोर्स 12 न्यूटन मीटर या इतना जूल हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का अगर हमें दिया जाए, 3 4 3 4 1 2,
2 - 2, 2i कैप 3 - 2j कैप, वर्क डन 2i कैप प्लस 3, तो डॉट वो 2 × 2 4, 2 × 3 6, 10 जूल होगा, दैट विल बी 10 जूल। तो वर्क डन बाई फोर्स जो हो जाएगा वो 10 जूल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, सिंपल जो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का डॉट अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो आप कैलकुलेट करना जानते ही हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। हमको थोड़ा सा एनर्जी जानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बाद में जो है एनर्जी को भी रिलेट करेंगे वर्क से, धीरे धीरे वर्क को एनर्जी से रिलेट करते चलेंगे ताकि बाद में जो है हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हम लोग वर्क डन बाय फोर्स और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एनर्जी को समझना जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी को समझना जरूरी है। तो उसके बाद जो है हम लोग फिर से वर्क डन बाई टेंशन निकालेंगे, वर्क डन बाई नॉर्मल भी पढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर वर्क डन बाई फ्रिक्शन, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर डिफिनीशन देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो डिफिनीशन होता है एनर्जी का वो क्या होता है, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, internal capacity to do work, capacity of doing work is called energy, called energy। ठीक है, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मेट्स है, ये हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है। अब जो है सबसे इसमें जो है एक और जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ज्यादा रिलेट करेंगे, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बाद में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं, आप शॉर्ट में के ही लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, या के से भी, शॉर्ट में के से भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। internal capacity to do work by virtue of its motion, or energy due to motion of the body is called, energy due to motion of the body is called uh, kinetic energy। internal capacity to do work by virtue of its motion, internal capacity to do work of doing work internal capacity of doing work by an object by virtue of its motion, it's also a scalar quantity. Students, kinetic energy of a body is defined as k is equals to half mv square, half m velocity का dot product v dot v, that will become half mv square, and kinetic energy will be always positive because v dot v will be always positive, because angle between two same velocity will remain zero always, then dot product will be always positive, then kinetic energy will be always positive, it will not be negative, because एंगल तो हमेशा v और v के बीच में जीरो ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो उसमें निगेटिव होने का चांस ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज v डॉट v विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, v डॉट v के बीच का थीटा जो होगा ऑलवेज 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, पर्सन है स्टूडेंट्स, एक ट्रेन चल रही है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पर एक पर्सन जो है
ये चल रहा है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर होगा उसको तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, मान सपोज इसकी मास m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास ऑफ मैन इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सोचो अगर एक पर्सन जो है ये यहाँ बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ना, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, 2 मीटर पर सेकंड ये चल रहा है ट्रेन के ऊपर, और ट्रेन खुद चल रही है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसको नजर आएगा 6 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो हो जाएगा, के जो हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, हाफ एम इंटू मास तो सेम ही रहेगा, मास विल नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम रेफरेंस, then it will become 6 का स्क्वायर। Kinetic energy in both cases will be different, means kinetic energy depends on reference frame of reference। ओके, हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम p और v होता है, तो अब हमें एक और चीज रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी k एंड मोमेंटम p, टर्म p डिनोटेड बाई p। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी कैन मल्टीप्लाई with mass and we can divide with mass here, then it will become b square m into v square, m into m square into v square is equals to p square by 2m, kinetic energy will become p square by 2m, this is the kinetic energy will become p square by 2m। ओके, अगर बहुत सारे हमारे सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो सबके इंडिविजुअल का सम हो जाएगा। अगर बहुत सारा बॉडी है जो है रेंडमली मूव कर रहे पार्टिकल्स है बॉडी का, तो सारे का काइनेटिक एनर्जी का सम जो हो जाएगा, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट, टोटल एनर्जी जो हो जाएगी उसकी, हो जाएगी हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर टू v2 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, इस तरह से सारे काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, हाफ प्लस हाफ इंटू एम एन इंटू वी एन का स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होगा, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल ही होगा। और ये जो हमने रिलेशन निकाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा ये भी ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होगा अगर एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट का निकालना है तो आप लिख सकते हैं हाफ एम इंटू वी एक्स वन का स्क्वायर, सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हाफ एम इंटू वी टू एक्स का स्क्वायर, इसी तरह से हाफ इंटू वी एम, हाफ इंटू एम इंटू वी एन एक्स का स्क्वायर, मतलब सारे एक्स कंपोनेंट वाले वेलोसिटी का स्क्वायर करके निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग सर इसमें मोमेंटम जो हमने पढ़ा था, ये स्टूडेंट्स ये जो मोमेंटम पढ़ा था, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो हम लोग लेंगे मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लिखेंगे ना। तो इस तरह से मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस यू कैन राइट अंडर रूट 2m k इंटू एक्स, ये निकालो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 2m k अलोंग वाई एक्सिस, ये भी लिख सकते हो। और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखना है तो आप लिख सकते हो p मोमेंटम ऑफ सिस्टम अंडर रूट 2m k, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए भी मोमेंटम निकाल सकते हैं उस डायरेक्शन के काइनेटिक एनर्जी को लेके, और मोमेंटम अगर टोटल मोमेंटम निकालना है तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लेके उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं और रिलेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी लगे तो के एक्स इज इक्व टू पी एक्स का स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं ऐसे। ये तो टोटल टोटल हो गया मोमेंटम टोटल का स्क्वायर। ठीक है,
अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मोमेंटम में इतना परसेंट चेंज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट चेंज कर दिया तो मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय, सपोज एक क्वेश्चन दे देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 25%। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 21%, then find percentage change increase in linear momentum of the body। kinetic energy, kinetic energy of a body, energy of a body increased by 21%, then find percentage change percentage change in linear momentum, in linear momentum, in linear momentum, यानी momentum is equals to m into v। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है। तो क्या किसी चीज का परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय क्या होता है, इनिशियल वैल्यू इंटू 100 होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू -1 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम निकालना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम -1 इंटू 100। तो हम लोग जानते हैं कि 120% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा। सपोज काइनेटिक एनर्जी के है 120% बढ़ जाएगा, तो काइनेटिक लेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल इज इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 21%, 21/100 इंटू के इनिशियल, दैट इज इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा के इनिशियल इज इक्वल टू के है, तो 121/100 के हो जाएगा। ऐड करोगे तो इसको इतना के हो गया। हमें चाहिए स्टूडेंट्स वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी अगर निकल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों का रिलेट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 का स्क्वायर, इसको के लिख दिया, और ये हो गया 121/100 हाफ एम वी1 का स्क्वायर, इसको v2 मान लो, हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एम v1 v का स्क्वायर या v1 का स्क्वायर, ये कर लेते हैं। तो इससे हमारा v2 में रिलेशन आ जाएगा, v2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 11/10 v1 हो जाएगा। रूट ले लो स्टूडेंट्स, ये हाफ तो कैंसिल हो गया, v1 इज इक्वल टू इतना v2 आ गया। तो बाद में जो वेलोसिटी हो जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी इतना परसेंट बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, इंक्रीज होने के बाद ये वेलोसिटी है। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ऐसे बढ़ सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम इतना हो गया, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी होगा। तो ये आप लिख सकते हो P2 फाइनल मोमेंटम बाद का ये जो है 11/10 इनिशियल मोमेंटम P1। और हमें चाहिए क्या, P2 माइनस P1, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम होता है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम टर्म इज इक्वल टू होता है P2/P1 -1 इंटू 100, यही होता है। तो P2/P1 का वैल्यू हो जाएगा P2/P1 11/10 -1 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/10 10% आंसर है। तो एक तो तरीका ऐसे कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर ऐसे 121% बढ़ गया तो आप ऐसे भी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पी फाइनल माई पी इनिशियल -1, यही तो होगा परसेंटेज चेंज।
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई पी इनिशियल, तो वही आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन पी, परसेंटेज चेंज इन पी हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन पी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, मतलब 1.21 के का स्क्वायर बाई 2m, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के का स्क्वायर, सॉरी पी का स्क्वायर लिख दिया, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ही होता है ना, सॉरी, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.12 के हो गया, माइनस अंडर इनिशियल काइनेटिक अंडर 2 km इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चाहे ऐसे करो, डायरेक्ट डिवाइड ही कर दो 1 रख के, डिवाइड बाय अंडर रूट 2m के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1 इंटू 100। तो ये जो है अंडर रूट 2m के से अंडर रूट 2m के कैंसिल हो जाएगा, रूट बचेगा रूट 121, तो 1.1 हो जाएगा, रूट 120 1.21 का रूट जो होगा 1.1 होगा, माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100, 10%, 10% ऐसे भी निकाल सकते हो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं दे दूं कि अगर बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी of a body, momentum of a body increased by 50%, find percentage change in kinetic energy, momentum p is increased by 50%, 50%, then find final kinetic energy। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m बाई इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m माइनस 1 इंटू 100, यही हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस 1 इंटू 100 होता है परसेंटेज चेंज, यही हो जाएगा परसेंट। तो 2 से तो 2 गया काम से, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर फाइनल माइनस पी स्क्वायर इनिशियल। तो पी फाइनल कितना हो जाएगा 1.5 पी, बिकॉज इट्स इंक्रीज बाई 50%, 1.5 पी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इंटू माइनस वन इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 2.25 माइनस हो जाएगा 1, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 माइनस होता है 1.25 इंटू 100 मीन्स 125%। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 120, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 125%। तो इस तरह से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर एक और क्वेश्चन करें, जैसे मान लो कि हम लोग को अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और वर्क में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ। जैसे एक काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि वर्क जो इस पर हम लोग वर्क करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। जो है फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन 3 सेकेंड, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन 3 सेकेंड, ठीक है। ये वर्क डन बाय फोर्स हमको 3 सेकेंड में निकालना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्क जो फोर्स लग रहा है इस पर 10 न्यूटन है, तो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में होगा कितना, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। मास दिया है 10 kg, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड हो जाएगा हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो है, हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/2, 9/2 मीटर हो गया। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 10 इंटू 9/2, दैट विल बिकम 45 जूल। वर्क कितना हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी जो है 3 सेकेंड के बाद कितनी होगी, ये निकालने के लिए हमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, वी एट 3 सेकेंड, तो ये भी लगा सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए का वैल्यू 1 है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 9 हो गया, 9 मीटर, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी विल बी 3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करें बॉडी की, तो कितनी हो जाएगी, हाफ m × 10 × 3 का स्क्वायर, दैट विल बिकम 45 जूल। 45 जूल मतलब इसकी जो आपने वर्क किया इस पर, आपने जो वर्क किया वो किसके फॉर्म में आ गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से वर्क जो है, जो हम वर्क करते हैं सिस्टम पर, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वो बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है। अगर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, अगर निगेटिव वर्क कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम की एनर्जी कम होगी। जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं यानी थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उस केस में आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल फोर्स का, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी रिलेशन निकाल लें। अब नेक्स्ट क्लास में जो है स्टूडेंट्स, हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करें, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया, उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे। और अदर फोर्सेस जैसे कांस्टेंट फोर्सेस में कुछ अदर फोर्सेस जैसे स्ट्रिंग फोर्स जो है वो जरूरी है हमारे लिए, और फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करना उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।